चलिए हेडिंग डालिए, रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन। रिजिड बॉडी रोटेशन क्या होता है? रिजिड बॉडी रोटेशन इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले अगर इस तीन शब्द का हम लोग अलग अलग लिखें, संधि विच्छेद करें, एक तरह से बोल लो, तो आपका यहां पर दो टर्म्स आपके सामने निकल करके आ रही हैं। पहला क्या आ रहा है? रिजिड बॉडी, पहला आ रहा है रिजिड बॉडी, और दूसरा आ रहा है रोटेशन। पहला आ रहा है रिजिड बॉडी और दूसरा आ रहा है रोटेशन। सबसे पहले समझते हैं कि रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे। हर बॉडी, क्या दुनिया की हर बॉडी रिजिड बॉडी होती है? क्या दुनिया में रिजिड बॉडी होता भी है कि नहीं होता है? देखो सिंपल, अगर आप डिफिनीशन पूछोगे रिजिड बॉडी का कि रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे, तो मान लो कि ऐसा एक बॉडी है, मान लीजिए कि ऐसा एक कोई सा भी ऐसा एक बॉडी है, एट रैंडम कोई भी आप एक बॉडी ले लिया, फिर इस पेन को ही मान लो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला करके ये बॉडी बना होगा, ये पेन बना होगा, या फिर ये जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिला करके ये बॉडी बना होगा। अगर इस बॉडी में ये बॉडी ऐसा है, अगर ये बॉडी इस प्रकार का है कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में दूरी फिक्स्ड है, ना तो वो घट सकती है ना बढ़ सकती है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, इस पूरे बॉडी में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल अगर फिक्स्ड है, चाहे आप कितना भी इस पे फोर्स लगा लो, कितना भी टॉर्क लगा लो, बट अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी, तो इस प्रकार के बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। बहुत अच्छे से पहला ही क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, बट उनको पता ही नहीं होता है भाई रिजिड बॉडी बोलते किसको है। रिजिड बॉडी का सिंपल सा मतलब है ऐसा बॉडी जिसमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी फोर्स लगा लें, टॉर्क लगा लें, जो करना है कर लें, बट वो दूरी चेंज नहीं करेगी। तो डेफिनेशन लिखिए, अ बॉडी in which the distance between any two particles remains fixed throughout या फिर remains fixed always is called a rigid body। मतलब ऐसा एक कोई सा भी बॉडी जिसके किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है, हमेशा फिक्स्ड है, तो इस प्रकार के बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। लिखिए, चलो भाई, आपने रिजिड बॉडी रोटेशन जो आपका चैप्टर का नाम था, इसको आपने दो टर्म्स में तोड़ा था, रिजिड बॉडी और दूसरा रोटेशन। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं रोटेशन। ये रोटेशन क्या होता है? बट रोटेशन समझने से पहले आपको ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा। ये ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसलेशन? आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं, बताइए ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? टूटी फूटी भाषा में जो आता है समझाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे क्लास में आप गलती कर रहे हैं, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तब तक आप सही नहीं सीख पाएंगे। आप कुछ बोले मान लो मेरे सामने, अगर आप गलत बोलोगे तो हम आपको वहीं पर सुधार देंगे कि भाई देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो गलती करने से मत डरिए, जो आता है बताइए। लिखिए, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। कितने प्रकार का मोशन होता है या कितने प्रकार का मोशन हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन पहला। दूसरा होता है रोटेटरी मोशन,
रोटेटरी, दूसरा होता है रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा प्रकार का जो मोशन होता है ये होता है प्लेनर मोशन। तीसरा प्रकार का मोशन होता है प्लेनर मोशन। आया बात समझ में? तो सबसे पहले तो अगर आपको रोटेशनल मोशन समझना है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं। जब ट्रांसलेशन समझ जाओगे, रोटेशनल अपने आप समझ जाओगे, और प्लेनर उसके बाद तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए इसको बनाने के बाद, ट्रांसलेशनल मोशन। इसको बना करके हेडिंग डालिए ट्रांसलेशनल मोशन। लिखिए ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन? भाई देखो, ऐसा मोशन, a motion in which the line joining any two particles remains parallel to itself throughout the motion is called translatory motion। ऐसा मोशन जिसमें अगर दो पार्टिकल्स के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पूरे मोशन के दौरान वो लाइन खुद के ही पैरेलल होगी, उस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। मेरे को पता है कि आपको अभी कुछ समझ में आया नहीं है। इस चीज को जब हम फिगर से समझाएंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, मान लो ये आपका एक बॉडी है। इस बॉडी में कोई सा भी दो पार्टिकल्स को हम चूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल हमने चूज किया यहां पर पार्टिकल ए, और एक पार्टिकल हमने चूज किया पार्टिकल बी। इन दोनों को हमने ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करा, ए टू बी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। अब मान लीजिए कि ये जो बॉडी है, ये जो पूरा बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रहा है। अगर ये बॉडी इस प्रकार से मूव कर रहा है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये इस प्रकार से मूव कर रहा है कि पूरे मोशन के दौरान ये जो पार्टिकल ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन है, अगर पूरे मोशन के दौरान ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ए और बी को, ये लाइन अगर खुद के पैरेलल है पूरे मोशन के दौरान, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। ये देखिए लाइन जो यहां पर ए बी है और ये ए बी जो यहां पर बना, कुछ देर मोशन करने के बाद ये खुद के पैरेलल है कि नहीं है? तो इस प्रकार के मोशनल को हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। आया बात समझ में? अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, पहला प्रकार। और दूसरा होता है कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस फिगर को बनाइए और इन दोनों का नाम लिख करके हेडिंग डालिए रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। हो गया? तो देखो भाई, ट्रांसलेशनल मोशन आपने किस टाइप के मोशन को कहा? अगर आपका बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि उसको किसी भी दो पॉइंट्स पर, उस बॉडी पर किसी भी दो पॉइंट्स पर को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा पूरे मोशन के दौरान खुद के पैरेलल है, तो कैसा मोशन होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ये ट्रांसलेशनल मोशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल। अब हम इनको समझने जा रहे हैं। आपके सामने दो बॉडीज है, एक बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये, दोनों सिमिलर बॉडी है। ठीक है,
ये बॉडी केस 1, मान लो ये आपका केस 1 है, ठीक है। इस केस 1 में हम बॉडी के मोशन को देख रहे हैं और केस 2 में भी हम सेम बॉडी के मोशन को हम देख रहे हैं। केस 1 में भी उसी बॉडी के मोशन को देख रहे हैं, केस 2 में भी उसी बॉडी के मोशन को हम देख रहे हैं। यहां पर देखिए, जब ये बॉडी मूव कर रहा है, जब ये यहां से यहां पर आया, फिर यहां से यहां पर आया, पूरे मोशन के दौरान ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है? खुद के पैरेलल है कि नहीं है? मतलब ये कौन सा टाइप का मोशन है? ये ट्रांसलेशनल मोशन तो पक्का है, ये ट्रांसलेशनल मोशन पक्का है, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन पूरे मोशन के दौरान खुद के पैरेलल है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन का तो एग्जांपल है। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, बॉडी जो है यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया। चाहे जैसे भी बॉडी मूव किया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कैसे मूव किया, बट यहां पर भी पूरे मोशन के दौरान लाइन ज्वाइनिंग ए बी खुद के पैरेलल है कि नहीं है? यहां पर ए बी का जो डायरेक्शन था उसके पैरेलल यहां पर डायरेक्शन है, यहां पर भी उसी डायरेक्शन के पैरेलल है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। दोनों ही मोशन ट्रांसलेशनल मोशन के ही एग्जांपल है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों को आपने अलग क्यों बनाया? अगर दोनों ही ट्रांसलेशनल मोशन को दिखा रहे हैं तो दोनों को अलग बनाने का जरूरत यह था कि दोनों ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल तो है, बट आप इस मोशन में पॉइंट ए का जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉइंट ए ने जो पाथ फॉलो किया है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरे मोशन के दौरान जो पॉइंट ए है, पूरे मोशन के दौरान पॉइंट ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया है कि नहीं किया है? पॉइंट ए पूरे मोशन के दौरान स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। यहां पर जो पॉइंट ए है, पूरे मोशन के दौरान अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ए का पाथ, पॉइंट ए का ट्रेजेक्टरी कैसा रहा है? एक कर्व्ड पाथ रहा है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल दोनों है, बट दोनों में फर्क है। पहले वाले में किसी भी पार्टिकल का अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे, पाथ देखोगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। दूसरे वाले में अगर आप किसी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी देखोगे, पाथ देखोगे, तो वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, और ये हो गया कर्वीलिनियर, ये हो गया कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। आया समझ में? ट्रांसलेशनल मोशन दोनों है, क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन यहां पर भी खुद के पैरेलल है, यहां पर भी खुद के पैरेलल है, बट यहां पर किसी भी पाथ का अगर आप ट्रेजेक्टरी फॉलो करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट यहां पर वो कर्व्ड लाइन में मूव कर रहा है। तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गया कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। बना लीजिए। चलो, तो ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आ गया क्या होता है? हेडिंग डालो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो आपका चैप्टर के नाम में भी लिखा हुआ था, रिजिड बॉडी रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन होता क्या है? भाई देखो, अ बॉडी इज said to be in a rotational motion. A body is said to be in a rotational motion when all the particles of that body move in a circular path about a fixed axis of rotation, माने कि
एक ऐसा मोशन, अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उस बॉडी पर मौजूद हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका ये एक रॉड है, ये आपका एक रॉड है। इस रॉड के इस पॉइंट को हमने क्या किया है? फिक्स कर दिया है दीवार में। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया है दीवार में। अगर हम इस रॉड को इस पॉइंट पर फिक्स करके इस तरह से मूव कराएं ताकि कुछ देर के बाद आपका रॉड इस पोजीशन में मान लीजिए आ गया, इस पोजीशन में आ गया, तो आप देखोगे कि इस रॉड का हर एक पॉइंट, मान लीजिए हम 5 पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। आप देखोगे ये जो पॉइंट ए है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करके यहां पर पहुंच चुका है। पॉइंट बी भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करके यहां पर पहुंच चुका है। पॉइंट सी सर्कुलर पाथ में मूव करके यहां पर पहुंच चुका है। पॉइंट डी जो है वो कहीं आपका यहां पर पहुंचा हुआ है और पॉइंट ई जो है वो आपका कहीं यहां पर पहुंचा हुआ है। तो इस रॉड का हर एक पार्टिकल इसके अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस प्रकार के मोशन को आप क्या बोलेंगे? इस प्रकार के मोशन को आप बोलेंगे रोटेशनल मोशन। पिछले वाले केस में ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था कि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पार्टिकल्स पूरे मोशन के दौरान खुद के पैरेलल होता था। यहां पर जो लाइन ए बी को यहां पर इस वक्त ज्वाइन कर रही है, वही लाइन यहां पर ए बी को यहां पर ज्वाइन कर रही है। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? क्या नहीं है। तो यहां पे लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पार्टिकल्स ऑन द बॉडी इज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। आया समझ में? लिखिए इसको। हो गया, लिख लिया। तो आपने रोटेशनल मोशन के बारे में क्या पढ़ा? रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिस मोशन में इस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बट मेरे को एक बात बताइए, क्या एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना जरूरी है? क्या इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहां पर नहीं होगा तो क्या ये बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है? क्या अगर ये पॉइंट यहां पर फिक्स्ड नहीं होगा तो क्या ये बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं करेगी? मतलब रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या इसका यहां पर फिक्स होना जरूरी है? एक बात बताओ, स्कूल में आपने कभी बेंच पर पेन को ऐसे नचाया है? ऐसे मार मार के ऐसे गोल गोल घुमाया है? जब आप फ्री बैठे होते हो, कोई दोस्त नहीं होता है बात करने के लिए, टाइम पास का मूड होता है, या फिर घर में ऐसे आप पेन को रख लेते हो और ऐसे मार मार के गोल गोल नचाते हो। खास करके जब आप बच्चे होगे तब ऐसा ज्यादा करते हो या नहीं करते होगे? तो वहां पर क्या होता है कि आप मान लीजिए ये आपका पेन है, इस पेन को अगर आप एक एंड पर मारते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? यहां पर। सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर आप कहीं पर भी इस पेन को मारेंगे तो वो पेन क्या करेगा? रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा। अगर आप यहां पर मारते हैं तो ये क्या करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि रोटेशनल मोशन होने के लिए आपका एक्सिस फिक्स्ड ही होना चाहिए। फिक्स्ड नहीं भी होगा तो भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, अभी इसमें और डिटेल में हम लोग जाएंगे कि बहुत सारे एक्सिस होंगे, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। बहुत सारी चीजें जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बट इतना जान लीजिए कि क्योंकि यहां पर रोटेशनल मोशन में जो आपका पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानकारी पता होनी चाहिए। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है स्कूल में? पढ़ा है? बताइए कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए। जो आता है सर्कुलर मोशन के बारे में, जैसे आप मेरे को, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? मतलब ये जो कोई बॉडी
तो उसका जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, बाहर, अंदर, अगर बाहर तो किस तरफ, अंदर तो किस तरफ? अंदर होता है। अच्छा, अंदर किस पॉइंट की तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, ठीक है। अभी आपका पूरा सर्कुलर मोशन एक बार हमको रिवाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप सर्कुलर मोशन, अभी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका जो सर्कुलर मोशन है, जो उसके बेसिक्स है, उसको एक बार हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बट ये डिस्कशन हम कल करेंगे ताकि आपका अटेंडेंस जो क्लास का है थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि उनको भी समझ में आए। नहीं तो अगर ये छूटा भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो।